हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस जदीद दौर में भी कुछ ऐसे इलाके अभी भी मौजूद हैं जहां ना कोई कानून है ना कोई दीन। वहां पर होने वाला हर अमल इखलाकियात से आरी है। जहां लोग शौर जैसी नेमत से अभी भी महरूम हैं। जहालत ही जहालत ने वहां डेरे जमाए रखे हैं और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। पता नहीं किस तरह का जंगल था। चलते चलते मेरे पांव दर्द होने लगे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे, दर्द से बुरा हाल हो रहा था। लेकिन कहीं रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही, सिवाय घने अंधेरे के। यहाँ और कुछ नहीं था। पूरा जंगल तारीकियों में डूबा हुआ था। सूरज की रोशनी भी जंगल के अंदर के हिस्से में नहीं पहुंच रही थी। मेरी आंखें अभी भी रोशनी की किसी रोशन किरण को देखने की तलाश में सरगर्दा थी। हर गुजरते लम्हे के साथ मुझ पर खौफ तारी होता जा रहा था। वहशत बढ़ती चली जा रही थी। मैं अपने घर बार से जुदा हो गई थी, अपने माँ बाप से दूर हो गई थी। बहुत खुशी से हम पिछले हफ्ते यहाँ छुट्टियां गुजारने के लिए आए थे, लेकिन ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी। पहले कभी भी हमारा इस जगह पर आना मुमकिन नहीं हुआ था। ये एक ऐसा इलाका था कि जिसके बाद पाकिस्तान की हदूद खत्म हो जाया करती थी। यहाँ पर आने का मशवरा मेरे मामू ने हमें दिया था। कुछ अरसा पहले मेरे मामू की फैमिली यहाँ छुट्टियां गुजारने आई। वो लोग एक अच्छा खासा वक्त यहाँ गुजार कर गए थे और उन्होंने ही बताया था कि ये बहुत पुरसकून मुकाम है। सैर व तफरीह के लिहाज से बेहतरीन जगह है। मेरे अम्मा अब्बा दोनों डॉक्टर थे, दोनों की ड्यूटी भी बड़ी सख्त और दोनों ही एक जैसी रूटीन से बहुत थक चुके थे। इसलिए हमने फैसला किया था कि हम भी छुट्टियां गुजारने यहीं आएंगे, ताकि थकावट और बोरियत को दूर किया जा सके। ये इलाका वाकई तमाम शहरों और इलाकों से बहुत दूर था। ऐसे इलाके में हमारा पहली बार आना हुआ था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। तफरीह के लिए इससे ज्यादा अच्छी कोई जगह शायद नहीं हो सकती। इस इलाके की खूबसूरती आंखों को खीरा कर देने वाली थी। हमारा यहाँ आने का फैसला अच्छा साबित हुआ था, मगर यहाँ एक मसला था कि लोग ना होने के बराबर थे। इक्का दुक्का ही कोई दिखाई देता था और इर्द गिर्द सिर्फ जंगलात। सड़क से जरा नीचे उतरते ही इंसान के रास्ते खो जाने का डर था। ऐसे में मोबाइल फोन यूज करते हुए मेरी नजरें मुकम्मल तौर पर मोबाइल फोन पर जमी हुई थी। बेध्यानी में मेरा फोन मेरे हाथ से स्लिप होकर गिरा था और सड़क से नीचे की तरफ जंगल में लटकता चला गया था। मेरे फोन में मेरी जान थी, इसलिए मैं उसके पीछे दौड़ पड़ी थी और मुसलसल इस अनजान रास्ते पर चलती जा रही थी, बिना ये सोचे कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो फार्म हाउस से भी पता नहीं, बिना किसी को बताए ही निकली थी। निकलते हुए किसी को खबर ना की थी। सोचा था कुछ तस्वीरें खींचूंगी इन हसीन मनाजिर की और इन हसीन खूबसूरत यादों को हमेशा के लिए अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लूंगी। लेकिन फोन के नीचे दौड़ते दौड़ते मैं जंगल के इस हिस्से में पहुंच गई थी जहां धूप की रोशनी तक नहीं पहुंच रही थी। अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और इस बात का एहसास होते ही मेरे होश उड़ गए थे। मेरे हवास गुम होने लगे थे। मैं पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ तो मेरी ही आवाजें गूंज रही थी। और फिर मुझे ये खौफ सताने लगा कि मैं जंगल में जानवर मौजूद ना हो और उनका खाना ना बन जाऊं। सोचते ही मेरे अंदर खौफ की सर्द लहर दौड़ गई थी। जब हम यहाँ आए थे तो फार्म हाउस के मालिक ने बताया था कि यहाँ घने जंगलों में जंगली जानवर भी मौजूद हैं। वो बहुत खतरनाक साबित होते हैं, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम मगरिब के बाद अपने फार्म हाउस से बाहर ना निकलें और इस वक्त बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करें। ये बात याद आते ही मैंने अपनी चीखों को गले में ही दबा लिया था कि कहीं कोई मेरी आवाज से जानवर ना आ जाए और मेरे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। रास्तों का मुझे कुछ इल्म नहीं था और कुछ साफ नजर भी नहीं आ रहा था। वहां अंधेरे के सिवा काबिल जिक्र कोई चीज नहीं थी। मोबाइल फोन तो जाने कहाँ चला गया था। अब मुझे वापसी की फिक्र सता रही थी। मैं अनजान रास्तों में गुमसुम सी होकर रह गई थी। जहां मेरा दिल चाहता मैं वहां कदम बढ़ा देती, इस उम्मीद पर कि कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए या कहीं से रोशनी दिखाई दे जाती। लेकिन चलते चलते 2 घंटे गुजर गए थे, कुछ भी नजर नहीं आया था। थकन से मेरा बुरा हाल था और मैं बेबस होकर वहीं रुकने का इरादा कर रही थी। और फिर अचानक मुझे रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी रोशन हो गई हो। मैं फौरन उस तरफ दौड़ पड़ी थी। जंगल की वीरानी और तारीकी से निकलने का यही एक रास्ता नजर आया था और जब बाहर निकली तो हैरान रह गई कि ये कोई और जगह ही थी। एक छोटा सा इलाका था, कुछ कच्चे मकान बने हुए थे और कुछ लोग दरमियान में आग जलाए बैठे थे। क्योंकि रात का वक्त होने वाला था, इर्द गिर्द कुछ बच्चे खेल भी रहे थे। और ये देखकर मेरी जान में जान आई थी कि कम से कम इंसान तो नजर आए हैं, मगर न तो जंगली जानवरों के सामने करने का खौफ सताए जा रहा था। और शायद अब वापसी का रास्ता भी मिल ही जाएगा। मैं कदम बढ़ाती हुई इन लोगों के करीब पहुंची तो वो सब के सब चौंक गए, हैरत से मुझे तकने लगे और फिर मुझे देखकर पूछने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने रोते हुए हर बात सच सच बता दी। ये सुनकर वो लोग भी परेशान हुए और कहने लगे कि यहाँ से वापसी का रास्ता बहुत ही मुश्किल है, बल्कि यूं समझो नामुमकिन सा ही है।
और हम में से कोई भी जानता ही नहीं कि तुम किस तरफ से इलाके से आई हो, तुम्हारा ताल्लुक किस आबादी से है। इसीलिए तुम्हें सुबह तक तो यहीं रुकना होगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं। रात के वक्त हम कोई इंतजाम करेंगे, क्योंकि रात को यहाँ रोशनी नहीं होती, इसलिए कुछ भी पता नहीं लगना मुमकिन है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको मोबाइल फ़ोन मेरे बाबा को कॉल कर दें, वो मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। आप बस इनको खबर कर दें कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। पहले तो उन्हें मेरी बात ही समझ ना आई कि मोबाइल फ़ोन क्या होता है। फिर कहने लगे कि यहाँ ना बिजली है, ना पानी, और ना ही मोबाइल फ़ोन जैसी कोई चीज़ है। ऐसी कोई सहूलियात यहाँ नहीं है। ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी दस्तयाब नहीं है, और हम बस यही लोग हैं। हमारी अपनी दुनिया है, बाहर की दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही कभी हम यहाँ से बाहर निकले हैं, और ना ही हमें कभी यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी है। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी कि इनके पास मोबाइल फ़ोन तक नहीं था। अब मैं कैसे बाबा को खबर करूँगी कि मैं यहाँ हूँ? जहाँ तक मेरा ख्याल था, शायद उन लोगों ने मोबाइल फ़ोन देखा भी नहीं होगा। मैं परेशान सूरत लिए खड़ी थी। एक बड़ी उम्र की औरत मेरे करीब आई, मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, बेटी फ़िक्र ना करो। मैं सुबह सरदार से कहूँगी वो तुम्हारी वापसी का कोई इंतज़ाम करे। तुम्हारे घर वालों तक तुम्हें पहुंचा दे, लेकिन अब अंधेरा तो फैलने ही वाला है, इसीलिए तुम्हें रात यहीं गुजारनी होगी। यहाँ अंधेरा फैलते ही जानवरों के आने का डर होता है, बाहर रहना ठीक नहीं है। उसने आवाज देकर किसी रानी को बुलाया और कहने लगी, बच्ची को अपने साथ अंदर ले जाओ और हिफाजत से रखो। मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं एक रात यहीं गुजारूं। मुझे अपने अम्मा अब्बा की भी फिक्र सता रही थी। वो लोग मेरे लिए न जाने किस कदर परेशान होंगे। यही सोचकर मेरी जान निकल रही थी। मैं बगैर बताए इसलिए निकली थी क्योंकि बाबा ने मुझे शाम के वक्त निकलने के लिए मना किया था, और मैं फिर भी बाहर निकल पड़ी थी। जो कुछ भी मेरे साथ अब हो रहा था, ये मेरी अपनी जिद का नतीजा था। मैं अपनी बेवकूफ़ी के बायस हो रहा था जो आज मैं यहाँ पहुँच गई थी। ये गाँव और इसके लोग बहुत ही अजीब थे। इनका पहनावा भी बहुत मुख्तलिफ था। शहर की दुनिया से बिल्कुल ही अलग माहौल था। वो लड़की रानी मुझे अपने साथ ले गई। उसका एक छोटा सा मकान था जिसमें 2 कमरे थे। उसने एक कमरे में चारपाई डालकर मुझे दे दी और कहने लगी कि कुछ ही देर में रात का खाना निकाल दूंगी, तुम खाना खाकर सो जाना। सुबह सरदार तुम्हारे लिए जरूर कोशिश करेगा, तुम परेशान ना होना। रानी मेरी ही उम्र की थी, तकरीबन 18-19 साल की लड़की थी। उसके होते हुए मुझे काफी तसल्ली मिल गई थी, और वो बाहर सहन में एक कोने में लकड़ियां जलाकर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने लगी। मैं भी उसके पास जाकर बैठ गई, उससे बातें करने लगी, उसे अपने घर वालों के बारे में बताने लगी। वो खामोशी से मेरी बातें सुन रही थी और खाना भी पका रही थी। खाना तैयार हुआ तो उसने जल्दी से सहन में से ही पत्ते बिछाए शुरू कर दिए। मैं हैरत से उसे देख रही थी। फिर मुझे समझ आया कि यहाँ दस्तरख्वान नहीं होते, शायद पत्ते बिछाकर खाना खाया जाता है। काफी पुराने किस्म के रस्म और रिवाज थे। उसने 4 लोगों के लिए खाना लगाया और फिर घर से बाहर निकलकर किसी को आवाजें देने लगी। थोड़ी ही देर में 2 आदमी घर में दाखिल हुए और हमारे साथ बैठकर खाना खाने लगे। उन दोनों को देखकर मैं सोच रही थी कि ये रानी के कौन है, लेकिन इनके सामने मेरी पूछने की हिम्मत ना हुई। जब वो दोनों आदमी कमरे में चले गए तो रानी फिर कामों में मसरूफ हो गई। मैं समझी कि शायद वो दोनों आदमी उसके भाई होंगे जिनके लिए रानी ने खाना बनाया, और रात को रानी मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। जो कमरा रानी ने मुझे दिया था, मैं उसमें आकर चारपाई पर लेट गई। कुछ ही देर में रानी आई। दरवाजे पर खड़े खड़े ही कहने लगी कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, अब सुबह मुलाकात होगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुई। क्या वो अपने दोनों जवान भाइयों के साथ इनके कमरे में सोएगी? ये कितनी अजीब सी बात थी। मेरे लिए तो ये बात बहुत मायूब थी, क्योंकि हमारे घर में जवान बहन भाइयों के कमरे अलग थे। हम अलग कमरों में सोने की आदी थे। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब ही अम्मा अब्बा ने मेरा कमरा मेरे भाई से अलग कर दिया था। लेकिन मैं यहाँ एक रात की मेहमान थी, इसलिए कुछ कह ना सकी। शायद उसे मेरे साथ रात गुजारना कुछ ठीक ना लग रहा हो, इसीलिए अपने भाइयों के साथ रुकना चाहती हो। मेरे पास ये सब सोचने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने घर वालों को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। बार बार मुझे घर का ही ख्याल आ रहा था। उन्हीं को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, और मैं सोच रही थी कि अम्मा अब्बा ने मुझे कहाँ से कहाँ तलाश नहीं किया होगा। सारी रात मैं चारपाई पर करवटें बदलती रही। नींद मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। ऐसे ही जब सुबह हो गई, मैंने फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि अजान की आवाज सुनाई ही नहीं दी थी और कमरे में घड़ी भी नहीं थी, मुझे वक्त का अंदाजा भी नहीं हो सका था। जब सूरज कुछ तेज हुआ तो मैं कमरे से निकलकर सहन में पहुंच गई। रानी जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, परेशान ना हो, मैंने दोनों को भेज दिया है। सरदार के पास जाकर बात करेंगे और तुम्हें वापस पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रानी की बात सुनकर मैं उसके पास ही बैठ गई और उससे पूछा कि वो दोनों कौन है। मेरी बात सुनकर वो शर्मा कर हंसने लगी, लेकिन कोई जवाब ना दिया। उसका शर्माना मुझे बहुत अजीब सा लगा था। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं पूछी थी जिस पर वो ऐसे शर्माती। इससे पहले कि वो हमारे दरमियान और कोई बात होती, वही औरत घर में आ गई जिसने मुझे रानी के घर भेजा था। रानी ने बताया कि ये सरदार की बीवी यानी सरदारनी है। वो औरत मेरे पास आकर बैठकर कहने लगी कि हमने अपने लोग शहर की जानिब भेज दिए हैं। अगर किसी को तुम्हारे माँ बाप मिलेंगे तो फिर हम भी तुम्हें भेज देंगे। तुम्हें बाइज्जत इन तक पहुंचा दिया जाएगा।
दरअसल ये गांव जंगल के बीच में वाक़या है और यहाँ से चारों तरफ शहर जाने के अलग-अलग रास्ते निकलते हैं। सभी बहुत खतरनाक हैं, खतरों से लैस हैं और हर तरफ से एक नई आबादी आती है। अब हमें नहीं मालूम कि तुम किस तरफ से आई हो, इसीलिए तुम्हारे माँ-बाप को ढूँढना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन तुम परेशान ना हो, सरदार ने कसम खाई है कि वो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा देंगे, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। सरदारनी की बात ने मुझे मज़ीद परेशान कर दिया था। मेरे पास भी कोई ऐसी ख़ास निशानी नहीं थी कि जिससे मैं बता सकती कि मैं किस तरफ से आई हूँ। मैं तो बस गाड़ी में तैयार होकर बैठ गई थी और ड्राइवर ने हमें फार्म हाउस उतार दिया था। इस जगह का नाम भी इतना अजीब था कि अब मुझे याद ही नहीं आ रहा था। सारा दिन मैं बेचैनी से यहाँ वहाँ गांव की गलियों में घूमती रही। मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। मैं ये देखकर बड़ी हैरान थी कि इस गांव में औरतें कम और मर्द बहुत ज्यादा थे। मैंने बमुश्किल ही 20-25 औरतें देखी थी, लेकिन मर्द 100 के करीब थे। मर्दों की तादाद खासी ज्यादा थी। सब लोग बहुत ही ज्यादा मसरूफ थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई खास बात होने वाली हो। और फिर दोपहर के वक्त में मैंने देखा कि सारी गलियों को सजा दिए शुरू कर दिया गया था। नारियल के पत्तों से हर गली के कोने पर सजावट की जा रही थी। सबके चेहरों पर खुशी थी और नजर भी आ रही थी। मैं वापस घर पहुंची तो रानी भी तैयार हो रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कुछ ही देर में यहाँ शादी होने वाली है। सब इसी तैयारियों में मसरूफ हैं। क्या तुम शादी में नहीं चलोगी? मैंने पूछा, किसकी शादी है? तो वो कहने लगी, आज सरदार की बेटी लैला की शादी है। सब उसी की तैयारियां कर रहे हैं। गांव में शादी का दिन जश्न का समा होता है, इसलिए हर कोई तैयारियों में मसरूफ है। मैं तुम्हें भी कपड़े दे देती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने वही अजीबोगरीब से कपड़े मुझे भी पकड़ा दिए जो यहाँ की औरतों ने पहने हुए थे। मैं इन कपड़ों को हैरत से देख रही थी। गले से लेकर पैरों तक एक जुब्बा रुमाल सा ढीला सा फ्रॉक था, जिस पर बहुत सारी कढ़ाई भी हुई हुई थी। यहाँ की औरतें शायद खुद ही ये सब डिजाइन बनाती थी। लेकिन हैरत की बात थी कि वो जुब्बा हाथ का सिला हुआ था। जाहिर सी बात थी, यहाँ ना बिजली थी ना मशीन, तो सिलाई भी हाथ से ही हुई थी ना। मगर इसका कपड़ा भी बहुत ही मुख्तलिफ था। मैंने पूछा कि ये कपड़ा कहाँ से आया है? रानी बताने लगी कि मुख्तलिफ जानवरों की खालों से ये कपड़ा तैयार करते हैं। वाकई बहुत मोटा कपड़ा था और यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये जगह जंगलों के दरमियान में थी, इसलिए हर वक्त एक ठंड का एहसास था। ठंड से बचने के लिए वो लिबास काफी मुफीद था। मैंने वो जुब्बा पहन लिया क्योंकि मेरे अपने कपड़े खराब हो चुके थे। मैं कई घंटों जंगल में भटकती रही थी। जगह जगह कीचड़ मट्टी लगा हुआ था। मैं भी रानी के साथ तैयार होकर शादी में चल पड़ी। वो दोनों आदमी मुझे नजर नहीं आए थे। रानी ने बताया था कि वो सरदार ने इन्हें भी मेरे घर वालों को ढूंढने के लिए भेजा है। ये सुनकर मुझे बड़ा इत्मीनान हो गया था कि वो लोग मेरे घर वालों को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे। शायद शादी में एक ऊंचा सा स्टेज बनाया गया था। यहाँ पर हर चीज काफी मुख्तलिफ थी। शादी के नाम पर जो रस्म रिवाज शुरू होने थे वो भी अलग थे और अजीब ही किस्म का नाच गाना भी चल रहा था जो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा था। वहां का माहौल बिल्कुल ही अजीब सा था। रानी मुझे लेकर एक तरफ बैठ गई। थोड़ी ही देर में सरदार और सरदारनी अपनी बेटी को लेकर और स्टेज पर बिठा दिया। वो भी बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का तैयार हुई थी। और फिर जब दुल्हा के आने का वक्त हुआ तो मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। एक नहीं, दो दुल्हा स्टेज की जानिब बढ़ रहे थे। दोनों ने ही गले में फूलों का हार पहन रखा था। मैंने घबरा कर रानी से पूछा कि इनमें से दुल्हा कौन है? रानी कहने लगी, ये दोनों ही लैला के दुल्हा हैं। ये सुनकर मेरा सर चकरा गया। मैंने कहा, लैला एक लड़की है, इसकी शादी क्या दो आदमियों से होगी? रानी ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, तो इसमें कौन सी अनोखी बात है? ऐसे ही होता है, यहाँ पर तो सभी के दूल्हा दो होते हैं। मेरे भी तो दो शौहर हैं। कल रात तो तुमने खाने पर उन्हें देखा तो था, वो दोनों मेरे शौहर ही थे। रानी की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। मैंने बेयकीनी से कहा कि कैसे मुमकिन है? एक औरत की शादी दो आदमियों से कैसे हो सकती? ये सब बहुत अजीब नहीं है? रानी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, खामोश हो जाओ। शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो शादी की रस्मों में ऐसे खोई थी जैसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा हो। अजीबोगरीब रस्में ये मेरी समझ से नहीं आ रही थी। और ना ही कोई काजी था और ना ही निकाह हुआ था। बस दोनों लड़के लैला के बराबर में बैठ गए थे और सरदार ने लैला का हाथ हम दोनों के हाथ से पकड़ा दिया था। मैं बेयकीनी से ये सारा मंजर देख रही थी और कुछ ही देर बाद खाना भी पेश कर दिया गया था। बकरे के गोश्त से बनी हुई कुछ सालन नुमा चीज थी और ऐसे ही चमचों से पीटा था। मेरे लिए ये खाना बहुत ही मुश्किल था। मैं जब से यहाँ आई थी ऐसा ही खाना खा रही थी और अब तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाहता था खाने को। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा ही खाना खाया था। वो बहुत ही जायका बेजायका सा सालन था, जैसा जिसमें गोश्त की बोटियां तैर रही। बेख्तियार ही मुझे अपनी अम्मा याद आई थी, जो मेरा मनपसंद खाना मेरे सामने बनाकर रखती तो मैं अभी खाने को बड़ा नखरा दिखाती थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। माँ बाप की कदर मुझे आज महसूस हुई थी। अक्सर ही मेरी माँ मुझे टोका करती थी कि मोबाइल फोन के पीछे इतनी पागल मत हुआ करो, क्योंकि कभी कभी मैं चलते चलते भी मोबाइल फोन चलाती थी और गिर जाया करती थी। अम्मा यही कहती कि किसी दिन ये मोबाइल फोन तुम्हें मुसीबत में डाल देगा, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। और दिन वो वाकई ही मेरी जिंदगी में आ गया था, जब मैं इस मोबाइल फोन की वजह से इस अजीबो गरीब जगह पर गुजारने पर मजबूर हो गई थी। वक्त अपने इस मोबाइल को फोन की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में डल चुकी थी। शाम ढलने लगी थी। सब लोग रुखसती के तैयार हो गए थे। मैं
रुखसती का वक्त आ गया। वो दोनों दुल्हा लैला का हाथ पकड़कर एक घर में चले गए थे और मैं हक्का बक्का सी देखती रह गई थी। लैला भी तो रात को इन दोनों आदमियों के साथ एक कमरे में थी। तो क्या यहाँ हर औरत के दो शौहर थे और एक वक्त में दो आदमियों के साथ रहती थी वो औरत? मगर ये कैसे मुमकिन था? ऐसे तो हरगिज मुमकिन हो नहीं सकता था। ये लोग किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे थे? सोचकर ही झुरझुरी ली थी। रुखसती के बाद सरदार मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरे सारे आदमी ना काम वापस लौट आए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की तुम्हारे घर वालों को ढूंढने की, मगर तुम्हारे घर वालों का कुछ पता नहीं चला है। कहीं से कुछ भी पता नहीं चल सका। मैं कल अपने आदमियों को दोबारा भेजूंगा, शायद कुछ पता चल सके और तुम अपने घर वापस लौट सको। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन रानी ने मुझे तसल्ली दी और फिर अपने साथ वापस अपने घर ले गई। मुझे लग रहा था कि अब मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगी। न जाने मेरे घर वाले मुझे ढूंढने की कोशिश कर भी रहे थे या वापस लौट गए थे। इस सवाल ने मेरे लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती थी। सारी जिंदगी यहाँ गुजारने का सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। यहाँ जो कुछ मैं देख रही थी उसे देखने के बाद मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। हर चीज फितरत के खिलाफ थी। मैंने रानी से हिचकिचाते हुए पूछा कि यहाँ हर औरत के दो शौहर हैं। क्या यहाँ सबकी शादियां ऐसे ही होती हैं और क्या मर्दों में इख्तिलाफ नहीं होता? एक बीवी के साथ दो मर्द किस तरह गुजारा करते हैं? कितने मसाइल होते होंगे? किसका बच्चा कौन सा है कैसे पता चलता होगा? रानी ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, हमने सुना है तुम्हारे शहर में एक मर्द की चार बीवियां होती हैं। क्या वहां मसले मसाइल नहीं होते हैं? वहां भी तो लड़ाई झगड़े होते हैं, होते होंगे ना? फिर ये सब तुम्हें इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैंने रानी से कहा कि बहुत ही कम ऐसे मर्द होते हैं जिनकी चार बीवियां हों। इनकी माँ बहन किसी किस्म के कुछ इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ज्यादातर मर्दों की तो एक ही बीवी होती है और वो चार बीवियों भी हमारे दीन में जायज है। तुम लोग कौन से दीन पर चलते हो? ये कैसा जिंदगी गुजारने का तरीका है कि एक औरत के दो दो मर्द शौहर हों? ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है और हिमाकत खेज है। रानी कहने लगी, यहाँ कोई दीन नहीं है और ना ही कोई मजहब है। बस सरदार और सरदारनी है, इनका ही हुक्म चलता है। पहले हमारे इलाके में एक औरत की एक मर्द से शादी होती थी, तब यहाँ पर ऐसा कोई रिवाज नहीं था। मैं ये बात सुनकर ठटकी थी। रानी से पूछा, तो फिर अब ऐसा क्यों करते हैं? ये रिवाज कहाँ से निकाला है? कहने लगी, पहले एक मर्द ही शादी का रिवाज आम था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि औरतें बहुत कम रह गईं और औरतों की तादाद आधी से भी ज्यादा कम रह गई थी। दरअसल जचगी के दौरान यहाँ बहुत सी औरतें मर जाती हैं, क्योंकि ना ही डॉक्टर है और ना ही कोई ऐसी औरत सही तरीके से बच्चे की पैदाइश करवा सके। जो किसी और इस बारे में इल्म नहीं है। औरतों की तादाद जब मर्दों से आधी हो गई तो सरदार ने यह फैसला किया कि हर औरत की शादी दो मर्दों से की जाएगी, ताकि हर मर्द की शादी हो और उसका बच्चा भी कौन सा है, किसका है, ये तो हम भी नहीं जानते हैं। बस यहाँ रहने वाले हर बच्चे को सरदार के नाम के साथ जोड़ा जाता है। हमारे हर बच्चे के नाम के साथ सरदार का नाम लगता है और इसीलिए बच्चों ने उनको लेकर क्या लड़ाई झगड़ा करना? तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता, सारा मामला सुलझ जाता है, कोई सवाल जवाब नहीं करता। वैसे भी इस मामले में सरदार बहुत सख्त है और यहाँ ऐसे बहुत से कानून है कि अगर कोई इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करेगा तो उसे मार दिया जाएगा, किसी को बख्शिश नहीं दी जाती है। रानी की बातों ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। ये लोग बिल्कुल लादीन थे। इनका कोई दीन नहीं था और ना ही दुनिया से कोई ताल्लुक था और ना ही इन पर पाकिस्तान का कोई कानून लागू होता था। रानी कहने लगी कि हम जहाँ रहते हैं ये जगह ना ही पाकिस्तान की सरहद में आती है और ना ही हिंदुस्तान की। ये बीच का इलाका है, इसीलिए यहाँ सिर्फ सरदार का हुक्म चलता है और किसी का नहीं। रानी की बातों ने मुझे मजीद परेशान कर दिया था। मैं एक ऐसी जगह थी जो पाकिस्तान से बाहर थी। ये बात मेरे लिए बहुत तशवीशनाक थी कि अब मैं वापस किस तरह लौटूंगी। यहाँ से तो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने का रास्ता जंगलों के दरमियान से बहुत ही कठिन था और शायद इसीलिए सरदार के आदमी अभी तक मेरे माँ बाप तक भी पहुंच नहीं पाए थे। अभी मैं अपनी सोचों में उलझी हुई थी कि रानी के दोनों शौहर घर आ गए। रानी इनके साथ कमरे में चली गई। मैं खामोशी से बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। ना ही इनके दरमियान कोई झगड़ा था और ना ही रानी को मैंने परेशान देखा था। ऐसे ही एक रात और गुजर गई। इस रात मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि मैं 2 रातों से जागी हुई थी। अगली सुबह मैं फिर रानी के साथ घर के कामों में लग गई और फिर मैंने रानी से पूछा कि तुम्हें अपने दोनों शौहरों में कौन सा शौहर अच्छा लगता है? वो धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, जो लंबा वाला है, मुझे वो पसंद है। वो मेरा ज्यादा ख्याल रखता है और मुझे लगता है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने गौर से रानी को देखा तो वो हामला थी। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। दोपहर का वक्त हुआ तो सरदारनी हमारे घर आई। उसके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। कहने लगी, तुम्हारे माँ बाप का पता चल गया है, हमारे आदमी तुम्हें खुद वहां छोड़ने के लिए जाएंगे, आ जाओ जल्दी। ये सुनना था कि मैं फौरन से खड़ी हो गई। रानी मेरे गले लगकर खूब रही और कहने लगी कि मैं तो हमेशा याद करूंगी तुम्हें। मुझे भी रानी की बहुत याद आने वाली। मैंने उसके साथ 2 दिन बहुत ही अच्छे गुजारे थे। गांव वालों ने मुझे बड़ी खुशी से अलविदा किया था। वो सब बहुत मोहब्बत करने वाले थे, मेरा बहुत ख्याल रखा था और मदद भी की थी। मैं वापस अपने माँ बाप के पास पहुंची तो वो रो रो कर मेरी माँ का बुरा हाल
बहुत हालत ख़राब थी। मुझे देखते ही मेरे माँ-बाप ने मुझे सीने से लगा लिया था। हम लोग वापसी के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन वो गाँव, इसके रिवाज मुझे दिलो-दिमाग में बस गए थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कब इन हालात की सोच बदलेगी, कब वो लोग शहर में ताल्लुक जोड़ेंगे और उन्हें सही और गलत का पता चलेगा। एक औरत के साथ 2 मर्दों की शादी किस तरह मुमकिन है? वो लोग अपने हिसाब से जो ठीक लगता था वो करते थे, क्योंकि उन्हें दीन का इल्म नहीं था और ना ही इन दुनिया से उनका कोई वास्ता था। मैंने सोचा था कि मैं वापस जाने के बाद अपने बाबा से बात करूँगी। फ़िलहाल तो वो मुझसे नाराज़ थे और परेशान भी। फिर हम वापस आकर इन लोगों के हालात बदलने के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे, ताकि ये लोग भी दीन से जुड़ जाएँ और ऐसी रस्मों को तर्क कर दें, जो सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं है। पाकिस्तान की हदूद के इख्तिताम पर अभी भी ऐसे बहुत से छोटे-छोटे इलाके और गाँव मौजूद हैं, जो ना भारत में शामिल होते हैं और ना ही पाकिस्तान में। उनके रस्म और रिवाज भी मुख्तलिफ हैं और कुछ की तो ज़्यादा ज़ुबान भी अलग है। वहाँ कोई दीन नहीं है। वहाँ के बड़े ही वहाँ के निज़ाम चलाते हैं। ऐसी जगहों पर पहुँचकर उनकी इस्लाह करने की बहुत ज़रूरत है। उनको सही गलत की पहचान करवाना बहुत ज़रूरी है। रानी का दिया हुआ वो जुब्बा आज भी मेरे पास है और मुझे जब रानी की याद आती है, मैं उसे पहनकर देखती हूँ और मुस्कुरा देती हूँ। एक बात और हुई कि उस दिन के बाद से मैंने मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल तर्क कर दिया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि फ़ोन से कई ज़्यादा कीमती हमारे अपने और हमारी ही ज़िंदगी है। अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अज़ खुद एक बुराई नहीं है, लेकिन इसका बेजा इस्तेमाल और हद से ज़्यादा इसमें मशगूलियत बुरी आदत है, जिसे तर्क करना ही ज़रूरी है। वगरना इंसान किसी ऐसी मुसीबत में पड़ सकता है, जिस पर बाद में पूरी उम्र पछताना पड़ सकता है।